नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के वर्ष 2020 और 21 के लिए बजट अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के चलते विधानसभा का मानसून सत्र नहीं होने की वजह से साल 2020 और 21 का बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके साथ ही सियासत भी गरमाने लगी है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने राजभवन के जरिए बजट फाइल को प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास लखनऊ भेजा था। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश बजट 2020 और 21 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट निराशाजनक है। आरोप है कि बजट में किसानों का और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर जो ध्यान रखने की जरूरत थी, इस कोरोना संकट के बीच उन सभी मुद्दों को गौण कर दिया गया। सरकार किसान और जन कल्याण विरोधी बजट लेकर आई है और इस बजट में अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण के खिलाफ इसे बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन का बजट माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक संतुलित बजट प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। इस बजट के अंदर पहली प्राथमिकता जो दी गई है वो कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना से मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान की रक्षा करने के लिए बजट में उसका प्रावधान बढ़ाने का काम किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को बढ़ाने के साथ साथ यह संतुलित बजट प्रस्तुत हुआ है। हम इस बजट का स्वागत करते हैं। 70% कृषि में क्यों कम किया, क्यों किसान कर्ज माफी खत्म करी, क्यों इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद करी, क्यों ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से पैसे घटाने का काम करा, क्यों मध्यम वर्ग को जो राहतें कमलनाथ जी की सरकार ने दी थी उसे खत्म करने का काम करा। इस पे जवाब दे, इधर उधर की बातें ना कर। ये बता कि कारवा लुटा क्यों और मध्य प्रदेश के किसान के साथ यह हालत क्यों हुई है। आपको ना तो आईफा का इनको मालूम है, ना इनको प्रदेश के विकास का मालूम है। सिर्फ लूट सके तो लूट कैसे योजना चले और इन चुनाव के लिए लूट के कैसे पैसा इकट्ठा करें, इस पे इनका कंसर्न। पहली बार 70 साल में एक बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। मतलब 6 महीने के अंदर ही सरकार बजट नहीं लेके आ पाई और कोरोना लगातार बढ़ता रहा। इसकी सबसे खासियत यह है कि 28,000 करोड़ पिछली बार से कम है और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ना था वो 50 करोड़ लगभग कम है, जबकि बढ़ाना था। हॉस्पिटल बढ़ाने की बात थी, हॉस्पिटल बढ़ाना है, टेस्टिंग ज़्यादा करना है, जो स्वास्थ्य का बजट तो बढ़ाना था। और समाज कल्याण विभाग का भी 500-600 करोड़ रुपए कम कर दिया है। समाज कल्याण मतलब जो गरीबों को जो राहत देना है वो देना, गरीबों के लिए तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। स्वास्थ्य, किसान और गरीबों के लिए इसमें ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन कोरोना संकट के बीच में वाकई जो बजट की बात की जा रही है, क्या वो निराशाजनक है या फिर एक बार फिर से सियासत गरमाने के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, कैसे देखा जाए? पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब अध्यादेश के माध्यम से बजट लाया गया है और उस बजट में भी गरीब वर्ग का या फिर स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जो बजट बढ़ाना था वो बजट बढ़ाने की बजाय कम किया गया। देखिए, अगर बजट की माने तो बजट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट में कहीं ना कहीं हर एक विभाग को तवज्जो दी गई है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी गई है, ताकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का एक कहर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के बजट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की है। लेकिन जिस तरीके से अन्य विभागों की बात करें तो उनमें भी
ज़्यादा कमी नहीं करते हुए एक संतुलित बजट देने की जो पूरी प्रयास है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। हालांकि अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष तो लगातार ही सरकार पर निशाने साध रहा है। आज फिर जब बजट का अध्यादेश पारित हुआ, जब ये बात सामने आई कि किन किन विभागों को क्या क्या बजट दिए गए हैं, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि 70% की कमी कहीं ना कहीं कृषि के बजट में की गई है, तो कहीं नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में भी कमी की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने हर संभव प्रयास तो किए हैं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो बजट दिया है उस बजट में सभी विभागों को एक विशेष प्रावधान किए जाएं, जो मुख्य जो काम है वो कोरोना काल से गुजरते हुए वो पूरे काम हो जाएं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी हर संभव वो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि कोरोना से निपटने की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रावधान है। उनका ये कहना है कि अभी जो हालिया हालात है उसे देखते हुए एक संतुलित बजट है, लेकिन इस संतुलित बजट पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग ऐसी जगह पर जो है वहां पर पैसों की कटौती कर दी गई है, जबकि अभी इस संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ राशि खर्च करने की जरूरत थी। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आरोप आ रहे हैं उससे जो जमीनी हालात हैं वो कितने जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य है और जिस तरीके से वर्तमान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य केवल राजनीति का परिदृश्य ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में 27 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सरकार ने कोशिश की है कि हर उस व्यक्ति को जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस व्यक्ति को हर व्यवस्था दी जाए, हर संभव मदद की जाए और उसी के तहत संतुलित बजट दिया है। वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष ने सीधा सीधा निशाना सरकार पर साधा है और जिस तरीके से तमाम सारे विभागों के नाम भी गिनाए हैं कि इन विभागों के जो बजट हैं उनमें कमी की गई है, कटौती की गई है। लेकिन सरकार ने एक प्राथमिकता की अगर बात करें तो पहली प्राथमिकता से स्वास्थ्य विभाग में बजट की बढ़ोतरी की है और स्वास्थ्य विभाग को भी बजट इसलिए ज़्यादा दिया गया है क्योंकि कोरोना काल लगातार जारी है। तमाम सारे अभी बिल्कुल दुष्यंत, क्या यहाँ पर ये भी गौर करना होगा, विपक्ष को भी ये गौर करना होगा, कोरोना का संकट लगभग लंबे वक्त से चला आ रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस खुद सरकार में थी तो बजट को लेकर और राशि को लेकर भी उसने तमाम परेशानियां बताई थी कि खजाना खाली है और तमाम दूसरी की परेशानियां। ऐसे में जब अब सरकार बीजेपी संभाल रही है और उनका ये कहना कि वो संतुलित करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोरोना इफेक्ट भी इस पर देखा जा सकता है, क्योंकि काम जो है वो लंबे वक्त से यहां प्रभावित होते रहे? बिल्कुल कोरोना इफेक्ट तो है ही, क्योंकि लंबा समय तक मध्य प्रदेश सहित देश भर में लॉकडाउन रहा। 2 महीने करीब लॉकडाउन रहने के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ तो लगभग 15 से 20 दिन अनलॉक शुरू हुआ, लेकिन जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या लगातार फिर से बढ़ने लगी और फिर से एक बार राजधानी भोपाल सहित कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो उनको लॉकडाउन कर दिया गया। और इसी व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसको बढ़ाया जाए। बाकी जो अन्य विभाग हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता लोगों की जान है और लोगों की जान से खिलवाड़ सरकार नहीं करना चाहती। कोशिश भी यही है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हर संभव उस व्यक्ति की मदद की जा सके जिस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। तो हर संभव प्रयास सरकार ने किए हैं और हर संभव तरीके से विपक्ष का आरोप है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बजट कम कर दिया गया है। उनकी माने तो बिजली के क्षेत्र का भी बजट कम कर दिया गया है, लेकिन स्कूल के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वहां बजट बढ़ाने की बात की जा रही है। निकायों के लिए काम जो है वो सारे नहीं रुकेंगे, उसके लिए कामों के लिए बजट की बात की जा रही है। तो क्या ये जो बजट जो स्कूलों के लिए, क्योंकि कोरोना इफेक्ट की वजह से जो स्कूल हैं उनकी जिस तरीके से रूटीन जो स्कूलों का चलना है वो कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है, चाहे वो स्कूलों से किताबें मिलना हो, पोषण आहार मिलना हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो। तो क्या ऐसे में इस बजट को सरकार अगर थोड़ा और गौर करती तो कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था?
बिल्कुल किया जा सकता था, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें नाजनी, तो प्रदेश के सभी स्कूल जो हैं अभी संचालित नहीं हो रहे हैं। केवल स्टाफ जो कार्यालयीन कार्य है उसके लिए ही स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें सरकारी और निजी स्कूलों को, तो अभी जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में किताबें बच्चों को दी जाती हैं, गणवेश बच्चों को दी जाती है, तो वो प्रदान नहीं की जा रही है। चूंकि एक जो पूरा सत्र है, सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र के अभी जो एडमिशन है वो भी कर दिए गए, लेकिन स्कूल जो संचालित हैं अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो इस जो बजट यहाँ खर्च करना था सरकार को, वो बजट किसी अन्यत्र विभाग में भी खर्च किया जा सकता था। कृषि का बजट भी बढ़ाया जा सकता था, या अन्य विभागों में जहां पर आवश्यकता पहले थी, या जिस तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य थे, तो वहां पर इस बजट को शिफ्ट किया जा सकता था। कहीं अगर अन्य नगरीय निकायों की बात करें, तो नगरीय निकायों में जिस तरीके से कई नगरीय निकायों में बारिश के चलते सड़कें खराब हो गई हैं, तो सड़कों को भी बनाया जा सकता था। तमाम सारे कार्य हैं, तमाम सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकती थी। बिल्कुल आवश्यकताएं बहुत हैं। दुष्यंत, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इस बजट पर रार यहाँ पर दिखाई दे रही है। विपक्ष की माने तो बजट जो है वो निराशाजनक है, जबकि सत्ता पक्ष इसे संतुलित बताता नजर आ रहा है। दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर अध्यादेश के जरिए लाया गया ये बजट रार की वजह क्यों बन रहा है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजपाल जी, विपक्ष का कहना है कि ये जो बजट आ रहा है ये निराशाजनक है, इसमें आपने स्वास्थ्य, किसान और गरीबों का ख्याल नहीं रखा। नहीं, वास्तविक में तो क्या है कि ये जो बजट है ना, ये बजट एक संतुलित बजट है। और अभी वर्तमान में परिदृश्य जो है वह परिदृश्य कहीं न कहीं, वह जो परिदृश्य है वह कहीं न कहीं कोविड-19 महामारी से लड़ते हुए कैसे हमारे प्रदेश के नागरिकों की रक्षा की जाए, कैसे संक्रमण को फैलने से रोका जाए, उस बाबत बजट को प्रस्तुत किया जाए। तो बजट में कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पे ज्यादा ध्यान देने का काम और ज्यादा मद खर्च करने का काम किया है। जहां तक निराशाजनक बजट की बात कांग्रेस अगर करती है, तो वास्तविक में उसका कारण कैसा है कि जैसा होता है मन, ऐसा सब कुछ दिखता है। अब कांग्रेस का जो मन है अभी वर्तमान में, वो बड़ा निराशा के दौर से गुजर रहा है। उनके नेता, उनके नेतृत्व, उनके विधायक सब बड़े असंतोष के दौर से गुजर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में असंतोष है, कार्यकर्ताओं में अविश्वास पैदा हो रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति। तो वो बड़े निराशा के वातावरण में जब कांग्रेस के नेतागण हैं, उनके कार्यकर्तागण हैं, तो ऐसे बयान निकल के आएंगे, ऐसा मन होता है। उनका कहना है कि स्कूल शिक्षा के लिए जो आपने 21,000 करोड़ खर्च करने का तैयार किया है मसौदा, उसे कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था। कोरोना के चलते अभी स्कूल बंद हैं और खासकर स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी, आप भी कह रहे हैं कि जरूरी समझा गया है, उस पर बजट जो है ज्यादा रखा गया है। उनका कहना है कि बजट वहां कम कर दिया गया और ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना संकट है प्रदेश में, इस और सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही है। नहीं, देखिए, जो आधारभूत स्ट्रक्चर है प्रदेश का, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो आवश्यक जितना प्रावधान बजट में होना चाहिए वो करना पड़ेगा। कोरोना काल है, विद्यालय बंद है तो विद्यालय बंद है, परंतु विद्यालय का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है हमारे यहाँ पर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बंद नहीं कर सकते ना, उसको तो जीवित रखना पड़ेगा, उसको तो चालू रखना पड़ेगा। जब हमारे हम आशावादी लोग हैं, जब हम कोरोना से जुड़ गए हैं, आप भी बने रहे। अजय जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए नाज़नीन जी, बजट अध्यादेश पूरी तरह निराशाजनक है और मध्य प्रदेश की व्यवस्था बिगाड़ने वाला है। अभी सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी, जबकि हकीकत ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं में 316 करोड़ की कमी की गई है बजट में, जो पिछले वर्ष 2019-20 में थी। और उससे भी बड़ी कमी कृषि विभाग में, जहां हमारी सरकार ने 46,000 करोड़ का प्रावधान किया था, आपने केवल 10,500 करोड़ का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के पीछे क्यों पड़ी हुई है ये सरकार? 8,000 करोड़ का प्रावधान हमने कर्जा माफी के लिए किया था। इस सरकार ने एक भी पैसे का प्रावधान बकाया किसानों की कर्जा माफी के लिए नहीं किया है। ये पूरी तरह निराशाजनक है। मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा परेशान होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बजट दोगुना किया जाना चाहिए था, आपने 316 करोड़ कम कर दिए। कैसे आपकी प्राथमिकता कोरोना है, मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात। आपको वेंटिलेटर हर जिले में लगाने थे, आपको हर जिले में आईसीयू की व्यवस्था करनी थी, उसके लिए आपने बजट में प्रावधान ही नहीं किया है। आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सिसोदिया जी को जहाँ तक हम समझते हैं, आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि आप जनता की चिंता की वजह से इसे निराशाजनक नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपकी पार्टी के अंदर जो निराशा है उसके चलते आपको सब कुछ गलत लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे?
देखिए नाज़नीन जी, हमारी पार्टी या किसी और पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो आपसे बात की वो सरकार के आंकड़ों के आधार पर की है। ये तो एक समझी हुई बात है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं का बजट पिछले साल सामान्य परिस्थितियों से अब कोरोना महामारी की परिस्थितियों में 316 करोड़ कम कर दिया गया है, तो स्वास्थ्य सेवाओं आपका की तरफ सवाल वाजिब है, जवाब देंगे सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, जब संकट है उस समय बजट का कम कर देना, ये इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, बजट कम करना या बजट ज्यादा करना ये विषय नहीं है। बजट आवश्यकता जितनी है उसकी पूर्ति करना ये बजट का काम होता है। संतुलित बजट में का मतलब ही ये होता है कि जितनी आवश्यकता है उसे इतना बजट प्राप्त हो जाए। अब होता ये है कि और भी देने का कोई मतलब नहीं रहता है। जो वास्तविक में जो आवश्यकता है, जितनी मांग आई है उतना देने का काम सरकार ने किया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो प्रावधान हुए हैं, किस प्रकार बजट में प्रावधान मत कर रखा है, तो उस मांग के हिसाब से रखा है। ठीक है, तो सिसोदिया जी, आप ये कह रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य हो, किसान हो, गरीब हो या फिर स्कूल की अगर हम बात करें, ये संतुलित बजट आप लेकर आए हैं और इससे कहीं भी कोई भी निराशा नहीं दिखेगी किसी भी तरह की, अगर हम बात करें चाहे वो स्वास्थ्य हो, किसान हो या गरीब वर्ग के लिए। जी बिल्कुल, यह जो बजट है ये संतुलित बजट है। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए और विशेष करके उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, विशेष करके किसानों का भी ध्यान रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से और अन्य श्रमिकों की जो योजनाएं, उन योजनाओं का सबका प्रावधान करते हुए हमने करने का काम किया है। ठीक है अजय जी, आप कमियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस कमियां निकाल रही है, लेकिन जो सरकार में है, जिन्हें चलाने की जिम्मेदारी मिली है, वो ये कह रहे हैं कि ये संतुलित है। तो ऐसे में अगर आगे परेशानियां दिखती हैं, आगे किसान या गरीब तबका परेशान होता है, तो आप उनके लिए खड़े होंगे? देखिए नाज़नीन जी, बजट में डिमांड के हिसाब से बजट बनाया जाता है, ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन क्या ये माना जाए कि इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार समझ रही है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं जैसी हैं वैसी ही रहना चाहिए, इसलिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के 40 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है जिला अस्पतालों में, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यही हमारी डिमांड है। आप दूसरी तरफ किसानों की बात करते हैं, क्या बकाया किसानों के कर्जा माफी की डिमांड नहीं है? तो उसके लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? ये तो पूरी तरह से आपने प्रदेश की बीजेपी ये कह रही है कि कर्ज माफी आपका वादा था, उन्होंने कर्ज माफी जैसा कोई वादा नहीं किया, तो फिर उसके लिए बजट का प्रावधान क्यों? देखिए, वायदा हमारा नहीं होता, वायदा सरकार का होता है। जनता ने जनादेश कर्जा माफी के लिए दिया था। 15 महीने हमारी सरकार रही, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। बाकी बकाया किसानों के कर्जा माफ भी हम धीरे धीरे कर रहे थे। अब इन्होंने सिसोदिया जी क्या कहेंगे इस पर? सरकार का वादा होता है, इसी वादे पर ही जनादेश मिला था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, जी तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, और उनकी बात को अक्षर से पालन करने का काम करा मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने। जब इन्होंने 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 15 महीने में भी माफ नहीं किया सारे किसानों का, किंतु परंतु करते रहे, तो मुख्यमंत्री बदला गए। अब इसमें ये तो न्याय हुआ ना, ये तो न्याय हुआ। मंदसौर की जमीन पे किसने बोला था? मंदसौर की धरती पे राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और जहां तक कर्जा माफी का वादा करने की बात करें कि सरकार का वादा था, तो मेरे ख्याल से सरकार के घोषणा पत्र में नहीं था, वो तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया था उसके अंदर। तो ये वचन भंग करने वाले लोग, ये अब जब अंगूर खट्टे, जब नहीं मिले तो अंगूर खट्टे वाली बात करने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में तो क्या है कि कर्ज माफी करने की इनकी नीयत थी नहीं। वास्तविक में तो वचन पत्र में जब इन्होंने कर्ज माफी की बात लिखी थी, जब इनको ये अंदाज ही नहीं था कि ये मध्य प्रदेश में सरकार में आ जाएंगे, इस प्रकार की बातें लिख दी थी जो ये भी पूरी नहीं कर सकते थे, और इन्होंने लिख दिया। योग समझे कि मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य समझे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई, किसानों का दुर्भाग्य समझे कि न तो कर्ज माफी हुई, उल्टा जो एक कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से कर्ज का एक किसान केसीसी कार्ड का एक पूरा एक सिस्टम था, वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। आज स्थिति है कि किसान ओवरड्यू हो गया, आज उसके सिर के ऊपर ब्याज की एक पोटली बंद के रखा गई, वो उस भार में दबता चला जा रहा है। अब उस पोटली को भी अगर उतारने का, ब्याज की पोटली को भी किसान के सिर से उतारने का कोई काम करेगा तो वो किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान करेगा। ये पूरी तरह विफल हुए। अब ये सिर्फ बात ये कहा कि जो घोषणा पत्र आया था उसमें किसान कर्ज माफी का यहाँ पर जो वादा है वो किया गया था, इस पर क्या कहेंगे अजय जी? सरकार ने नहीं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये बात कही थी। देखिए नाज़नीन जी, हमने घोषणा पत्र में कही थी और हमने 27 लाख किसानों के
कर्जा माफ करके दिए। भाजपा के तमाम नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लेके शिवराज सिंह चौहान तक कि 1 लाख तक के कर्जे हमने माफ करके दिए। हम तो भाजपा से पूछते हैं, बकाया किसानों के कर्जा माफ का आप कह रहे हैं हम उतारेंगे इनका भार, तो प्रावधान तो बजट में नहीं है। फिर क्या भाजपा अपने खुद के चुनावी खर्चे में से प्रावधान देगी? जब मध्य प्रदेश सरकार के बजट में प्रावधान नहीं किया है तो आप तो भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। हमने 8,000 करोड़ पिछले वर्ष किया था तो 27 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए। आपके पास एक भी पैसे का प्रावधान नहीं है, तो मुझे बताइए कि भाजपा के नेता अपने व्यक्तिगत पैसों से कर्जा माफ करने वाले हैं अगर सरकार के बजट में ही प्रावधान नहीं है तो? नहीं, कर्ज माफी की तो वो बात ही नहीं कह रहे हैं, बस सिर से बोझ उतारने का जो ओवरलोड हो गए हैं किसान, उस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं अजय जी, ये परेशानी, ये कमियां जो आपको दिख रही हैं सरकार की, आप इसे कैसे जनता के बीच लेकर जाएंगे? क्योंकि कर्ज माफी आपने नहीं की, ये बात बहुत शोर से और जोर से बीजेपी कह रही है, लेकिन जो कमियां आपको दिख रही हैं वो कैसे आप जनता के बीच पहुंचाएंगे? चीज आपको और जनता को सबको पता है, समझना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा को केवल 107 विधायक हैं। ये तकनीकी रूप से खरीद फरोख्त करके सत्ता में बैठे हुए हैं। इनके पास 116 विधायक नहीं है। जनादेश आज भी कांग्रेस के पास है। चलिए, जनादेश आज भी कांग्रेस के पास है। सिसोदिया जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। इनका जनादेश इनके साथ नहीं है, इनके जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं है, इनके विधायक इनके साथ नहीं है, इनके नेता इनके साथ नहीं है, फिर भी जनादेश इनके साथ है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की कि इनके नेता और इनकी नीति जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आज ये जनादेश अपने साथ होने की बात कर रहे हैं, क्या संख्या मध्य प्रदेश की जनता जानती है कितने विधायक इनके पास और कितने भाजपा के आज की तारीख में? सब जानती है, और जनता के लिए ही जो बजट आया है वो कितना सही है, निराशाजनक है या बेहतर है, इसके लिए इंतजार करना होगा। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट को लेकर अभी से तकरार दिखने लगी है, लेकिन देखना ये होगा कि वाकई सरकार जनता की फिक्र करते हुए इस बजट को लेकर आएगी या फिर इस बजट की जो कमियां हैं वो आगे उसे नुकसान पहुंचाएंगी। एंड स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।